नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पुनः कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो दायरे हैं या वो जो एक दूसरे के क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहे हैं, उसी विषय पर बात करेंगे। अभी आपको जैसा मालूम है कि हमारे पहलगाम में तकरीबन 28 लोगों की जान ले ली आतंकवादियों ने, और तब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों देशों के बीच में बहुत ही जोरदार तनाव चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कह दिया है कि हम देर से सही पर ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखेगा, और आतंकवादियों को दुनिया के किसी भी छोर से खोज के लाएंगे और उनको मारेंगे, उनको सजा देंगे। इतना तनाव चल रहा है कि वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर पे लगातार शेलिंग कर रहा है, या हिंदुस्तान भी अपना जवाब दे रहा है। पूरे देश में तनाव मचा हुआ है। एक तरह से माने यही नहीं समझ में आ रहा कि देश में हमारा सगा कौन है और हमारे विरुद्ध कौन है। ऐसे माहौल में जब देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मिलके देश के हित में निर्णय ले रहे हैं, उस समय भी न्यायपालिका अपनी नाक को पोक कर रही है। वर्तमान समय में अभी एक ताजा उदाहरण आया कि एक सीआरपीएफ के जवान ने पाकिस्तान की एक महिला से ऑनलाइन शादी कर ली। माने वो पाकिस्तान गया नहीं, यहीं से उसने वीडियो पर मोबाइल पर से शादी कर ली। इस्लाम में ये सारी सुविधाएं बड़ी अच्छी है। जब चाहो जिस तरीके से चाहो निकाह कर लो, जिस तरीके से चाहो उसको छोड़ दो। चलिए साहब, इन्होंने कर ली। उसके बाद उन्होंने अपनी जो पाकिस्तानी पत्नी है उसको शॉर्ट वीज़ा में हिंदुस्तान बुला लिया, फिर उसको यहाँ रखा, उससे बच्चे पैदा किए, उसका वीज़ा भी ख़त्म हो गया, फिर भी उसको हिंदुस्तान में रखा, उसको छुपा के रखा। जब ये बात पकड़ी गई तो हमारे यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उसने उनको निवेदन किया कि अब आप वापस पाकिस्तान जाएं, आप पाकिस्तानी नागरिक हैं। वो पाकिस्तान जाने के लिए बाघा बॉर्डर पे बस में भी बैठ गई और जाने के लिए तैयार थी। उसी समय किसी ने, हमारे एक बहुत ही देशभक्त हिंदू हैं एडवोकेट शर्मा जी, उन्होंने जाके जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख का हाईकोर्ट है उसमें पिटीशन लगाई। उस पिटीशन की गंभीरता को ना देखते हुए, उसके हल्केपन को ना देखते हुए, तत्काल हाईकोर्ट के जज ने उस महिला को उस बस से उतरवा लिया जो बस पाकिस्तान जा रही थी, और सरकार को निर्देश दिया कि जब तक इसकी पूरी जांच नहीं होगी ये महिला यहां से डिपोर्ट नहीं होगी। अब आप सोचिए, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो पाकिस्तानी नागरिक के सारे प्रमाण अपने पास रखी हुई है, और उसको जब रिपोर्ट किया जा रहा है तो हमारा न्यायालय उसको नहीं जाने दे रहा। एक ये घटना हुई। एक दूसरी घटना कश्मीर की एक भट्ट फैमिली है, वो 97 में अनाधिकृत तरीके से जम्मू और कश्मीर में आ गई। यहाँ वो रहने लगे। यहाँ उनके परिवार के हर सदस्य ने अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट सब बनवा लिया। बनवाने के बाद वो यहाँ पे नौकरी भी करने लगे। सब कुछ करने के बाद जब पुलिस को अभी इस तनाव की स्थिति में ये पता चला तो उन्होंने उनको डिपोर्ट करना चाहा। वो फैमिली भी पहुंच गई हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट ने उनको ये निर्णय दिया बगैर सोचे समझे, देश की नाजुक स्थिति को देखते हुए, ना ही किसी गंभीरता को समझते हुए, एक न्यायाधीश ने ये निर्णय दे दिया कि साहब, जब तक इनके कागजातों की जांच नहीं होती है इनको आप हिंदुस्तान से वापस नहीं भेज सकते। कितनी शर्मनाक बात है। खुद जो व्यक्ति है वो बोल रहा है कि 97 में हम पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और अवैध तरीके से हमने सारे कागज बनवाए, उसको हमारी सरकार एक न्यायाधीश के कारण रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो नैनीताल, जो कि बहुत ही शांत क्षेत्र है, वहाँ के मुस्लिम बुजुर्ग ने, जो 62 साल के हैं, उस्मान नाम उनका नाम है, उन्होंने वहाँ की एक हिंदू 12 साल की महिला के साथ कई दिनों तक लगातार रेप किया। रेप करने के बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब बच्ची ने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लिखवाई और सारे हो हल्ले मच गए और पूरे उत्तरांचल और नैनीताल में हल्ला मच गया, एक तरह से हिंदू मुस्लिम की स्थिति आ गई, तब जाके पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने देखा कि इनका जो मकान है वो अवैध बना हुआ है, तो उन्होंने उनको नोटिस दिया। नोटिस दिया 3 दिन का, और ये कहा कि अगर 3 दिन में आप अपने अवैध निर्माण को नहीं हटाएंगे तो हमारे यहाँ की जो सरकार है आपके मकान को गिरा देगी। उस्मान साहब के भी वकील साहब वहाँ हाईकोर्ट पहुँच गए, और वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि साहब, हमारे साथ ज्यादती हो रही,
और हमारे यहाँ के ही एक हिंदू वकील ने वहाँ जाकर पैरवी की और उसने बताया कि साहब सुप्रीम कोर्ट की जो वो है गाइडलाइन, वो है 15 दिन की, और इन्होंने 3 दिन का टाइम देके और इस मकान को गिराने की बात की। इस पर हाईकोर्ट अगर ये निर्णय देता कि आपने गलत किया, आप इनको 15 दिन की टाइमलाइन दीजिए, उसके बाद ही आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं, ये समझ में आता। पर जिस तरीके से वहाँ के हाईकोर्ट के जजों ने वहाँ के एसपी, कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन को डांटा और ये कहा कि अनकंडीशनल आप उनसे अपॉलॉजी कीजिए, माने एक रैपिस्ट से वहाँ का शासन प्रशासन जाके माफी मांगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने कम समय का नोटिस उनको सर्व किया। आप अपने लेवल पर शासन प्रशासन के अधिकारियों को सजा दे सकते थे, आप चाहते तो कोई भी आदेश पारित कर सकते थे, परंतु जो एक अपराधी है उससे कलेक्टर और एसपी को ये कहें कि आप जाके उनसे माफी मांगिए क्योंकि आपने उनको शॉर्ट टर्म नोटिस दिया और जो हमारी गाइडलाइन है 15 दिन की वो नहीं दी। कितना शर्मनाक है। अगर उस्मान के मामले को छोड़ दें, क्योंकि ये हिंदुस्तान में होते रहते हैं जो रेप केस हैं, हमारे यहाँ के ये शरीफ लोग हैं जो अल्पसंख्यक, ये जब फुर्सत में बैठते हैं, ज़्यादा कमा लेते हैं, तो इनको ये सब दिखता है और ये करते रहते हैं। तो ये तो एक हमारे यहाँ की सामान्य माने आपराधिक घटना हो गई। इसमें पर जहाँ राष्ट्रहित की बात है, जहाँ पे देश की अस्मिता और सुरक्षा की बात है, जहाँ अखंडता की बात है, उस पर भी हाईकोर्ट केंद्र शासन को निर्देश देगा। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे केंद्र शासन के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो खड़े होकर कोर्ट में बोल रहे हैं कि हाँ सर, जैसा हम सॉरी सर, हम इनकी जांच करते हैं उसके बाद भेजेंगे। क्या वो स्ट्रांगली ये नहीं कह सकते थे कि सर ये जो वक्त चल रहा है इतना इमरजेंसी का चल रहा है, जिसमें इस तरीके के निर्णय आप ना लें तो अच्छा है। हम जानते हैं जमीनी स्थिति क्या है, यहाँ पे कौन देश का दुश्मन है और कौन देश का हितग्राही है, इस हिसाब से हम एक्शन ले रहे हैं। जब वो पाकिस्तानी पासपोर्ट वो औरत रखी हुई है, जब बट फैमिली खुद बोल रही है कि हम 97 में पाकिस्तान से भाग के आए और हिंदुस्तान में हमने अपना डेरा बनाया, ऐसे लोगों को भी डिपोर्ट करने के लिए हमारे न्यायाधीश महोदय बीच में आ जाते कि आप नहीं कर सकते। फिर हम अपने देश में कौन हमारे देश का दुश्मन है और कौन देश का हमारा शुभचिंतक है, इसको कैसे पहचानेंगे? इनको पहचाने की सिर्फ यहाँ की पुलिस, डिफेंस और यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो जानते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ का है, कैसा है, क्या है और उसको कैसे रिपोर्ट करना है। अब कम से कम इसमें तो आप अपनी नाक ना घुसेड़ें तो अच्छा है। देखिए साहब, बड़ी चीचलेद आप लोगों की हुई है। आपका एक जज पकड़ा गया 30 करोड़ रुपए रखने के मामले में, अभी तक उस जांच को आपने कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है। आप उसको उजागर नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं उजागर नहीं करेंगे। एक तरफ आप खुद चोरी करते हैं, एक तरफ खुद आपके लोग आपराधिक गतिविधियां करते हैं, दूसरी तरफ आप ईश्वर तुल्य न्यायाधीश बन जाते हैं और देश की सेनाओं को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को निर्देश देने लगते हैं, वो भी राष्ट्रहित में। कुछ तो शर्म करो यार। अपने पजामे में पैर डालो, दूसरे के पजामे में एक पैर क्यों डाल रहे हो? आपका एक दायरा है। अगर सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अवैध पाकिस्तानी यहाँ बरसों से रह रहे हैं उनको अब देश छोड़ना होगा, तो कम से कम उसके बीच में तो ना बोलो आप। बड़ा शर्मनाक, बहुत ही दुखद है कि न्यायपालिका अतिक्रमण पर अतिक्रमण करती जा रही है। वो भूलती जा रही है कि उसका कार्य क्षेत्र कितना है। इसके पीछे भी हमारे जो नेता लोग हैं कमी नहीं की है। इन्होंने न्यायाधीशों को कानून में इतना ज्यादा पावर दे दिया है, ऐसे ऐसे प्रावधान, ऐसी ऐसी सुविधाएं, ऐसे ऐसे इनकम टैक्स और वो से एग्जम्पशन और जितना चाहो पैसा इकट्ठा करो, बताने की जरूरत नहीं है। आप एक धारा है जिसके तहत वो जो बोल देते हैं वो कानून बन जाता है। ये सारी चीजें अगर आप किसी को दोगे तो वो अराजक तो हो ही जाएगा। वो घर में तो बिस्तर में पड़े पड़े यही सोचता ना कि सुबह जाके मैं सबकी ऐसी तैसी कर दूंगा, कौन प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति, कौन क्या। बड़ा दुखद है। ऐसा ना हो साहब, ऐसा ना हो, वो ना होना चाहिए कानूनन, पर ऐसा ना हो कि जनता आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। जनता शांति से आपकी खिलाफत कर रही है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, फिर भी आप गलत कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जनता जो शांति से खिलाफत कर रही है वो न्यायपालिका के अतिक्रमण के खिलाफ, मैं उनकी कार्यप्रणाली से नहीं, अतिक्रमण के खिलाफ कहीं सड़कों पर ना आ जाए। ले देखिए सर, आप भी एक इंसान हैं और सबसे शर्मनाक तो ये है
कि आपने भी जब जज बने तो आपने संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाई थी राष्ट्रपति के सामने कि हम देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। क्या ये देश की सुरक्षा, संप्रभुता के लिए काम किया आपने कि पाकिस्तानियों को न्यायिक शरण देके उनको यहां रोका? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि पूरे देश को मालूम है कि पाकिस्तान के तकरीबन 16 लाख और रोहिंग्या और बांग्लादेशी मिला के तकरीबन 1 करोड़ अवैध लोग हमारे देश में रह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जब भी युद्ध होगा या कोई मारपीट होगी दूसरे देशों से या कोई भी बड़े हमले की बात होगी तो ये आपके देश का साथ देंगे? नहीं साहब, ये उस देश से है जिस देश से आपकी दुश्मनी चल रही है। तो आप ये मान के चले, ये 1 करोड़ 16 लाख लोग आपके देश में स्लीपर सेल के रूप में रह रहे हैं। कम से कम जो हमारी सुरक्षा संस्थान है उनको इनको निकाल के इनके देश तो भेजने दीजिए, क्यों बीच में आते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि जो हमारी मोदी सरकार है, इससे प्रखर तो कांग्रेसी सरकार थी साहब इंटरनल मामले में, पर ये किसी भी इंटरनल मामले में अदालत में खड़े होकर स्ट्रांगली कंडेम क्यों नहीं करती है? एक वक्फ बोर्ड का मामला छोड़ दे जिसमें तुषार मेहता जी ने मैंने वो लगा दी थी रिट और कहा था कि नहीं साहब जब तक आप हमें नहीं सुनेंगे आप निर्णय नहीं देंगे, वो भी 5 तारीख को उसका निर्णय होना है। पर एक बात नहीं समझ में आती, इतने बड़े मामले में जाकर मेहता साहब चुपचाप है, हाँ आप जो कह रहे हैं ठीक है, उस औरत को हम नहीं भेजेंगे, हम जांच कराते। शर्म आती है साहब, मत कीजिए। और हमारी वर्तमान केंद्र सरकार से निवेदन है कि अगर कोई निर्णय लेते हैं स्ट्रांगली तो उस पर अड़े रहें। न्यायालय हवा नहीं है, वो अवमानना में प्रधानमंत्री को जेल नहीं भेज देगा, राष्ट्रपति को जेल नहीं भेज देगा, इतना पावर उनके पास नहीं। और जिस दिन उन्होंने इस तरीके का ऑर्डर निकाला, जनता उनके न्याय को ही मानने से इनकार कर देगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा इन लोगों को। इसलिए केंद्र सरकार से निवेदन है कि आप अपने सुरक्षा अभियान में जो भी आड़े आता है उसे स्पष्ट रूप से बोल दें कि आप बीच में नहीं बोलेंगे, ये राष्ट्रहित का मामला है। और न्यायपालिका से भी निवेदन है कि भैया सबको समझो, अपने आप को भगवान मत समझो। 50 बार पूरा देश का यूट्यूबर, पत्रकार, प्रेस सब बोल रहे हैं कि मत समझो मत समझो। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला इस देश में, है ना। 500-600 साल बाद मुगलों को भी जाना पड़ा, 200 साल बाद अंग्रेजों को भी जाना पड़ा। तो फिर आपका अहंकार कब तक रहेगा? राष्ट्रहित और लोकहित में कार्य कीजिए, सही निर्णय दीजिए, आपका सम्मान बना रहेगा। वरना बहुत मुश्किल समय आने वाला है। अगर युद्ध छिड़ गया और आपने ऊट पटांग निर्णय दे दिए तो जन आक्रोश को आप झेल नहीं पाएंगे। आदरणीय न्यायाधीश महोदय, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं यहीं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आपके पास एक अजीबोगरीब हथियार है। किसी भी व्यक्ति को आप जेल भेज सकते हैं अकारण, क्योंकि आपका सम्मान गया, आपकी बेइज्जती हो गई, जबकि ये बेइज्जती नहीं, आईना है। नमस्कार, जय हिंद।